नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैरिटल रेप का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। ये हिंदू का आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इनलैंड वाटरवेज से संबंधित एडवांटेजेस, चैलेंजेस सब कुछ डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे जीएस पेपर 1 में जो सेक्युलरिज्म का टॉपिक है उससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू आपका जो सेक्युलरिज्म का टॉपिक है वो ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। अब देखो ये जो आर्टिकल है ना हिंदू में बड़ा सारा, यहां से 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं। ये 2-3 पॉइंट जो निकल के आते हैं वो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन डिबेट से संबंधित हैं। वो पॉइंट्स हालांकि है रिजर्वेशन के ही पक्ष में। क्या पॉइंट्स हैं देखो, अक्सर जो कुछ लोग बोलते हैं रिजर्वेशन जो है वो इक्वालिटी को अंडरमाइन करता है। रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में लोग आते हैं उनके लिए कट ऑफ कम होती है, तो ये इक्वालिटी को अंडरमाइन करता है। इसके विरोध में राइटर ये कहते हैं, अभी हाल ही में जो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर मतलब आपको याद होगा ना, वो केस गया था जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस होते हैं नीट के थ्रू, उसमें गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया था। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था, आपको याद होगा। तो इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपन्ना की बेंच ने जो ऑर्डर दिया ना, उस ऑर्डर से पॉइंट्स ड्रा करते हैं राइटर और बोलते हैं देखो 2 तरह की इक्वालिटी होती है, एक फॉर्मल इक्वालिटी, एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी तो मतलब सबको आप इक्वल ट्रीट करो चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है वो बिल्कुल स्वस्थ है, यहाँ पे अगर दूसरा कोई पर्सन है उसकी पैर में कोई डिफेक्ट है तो भी उसको बराबर ही खड़ा करो। ऐसा नहीं कि जिसकी जो डिफरेंटली एबल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उसको थोड़ा पीछे खड़ा करो, नहीं। ये है फॉर्मल इक्वालिटी, आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो चाहे किसकी कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वालिटी में ना आप ये ध्यान देते हो सबको इक्वल ट्रीट करना तभी फेयर है जब वो सेम पोजीशन में हो। मतलब अब जिस पर्सन की टांग में डिफेक्ट है देखो, वो सेम पोजीशन में नहीं है ना कि दूसरे पर्सन का मुकाबला कर सके। तो यहीं पर कंसेप्ट निकल के आता है एफर्मेटिव एक्शन का। रिजर्वेशन जो है वो एक एग्जांपल है एफर्मेटिव एक्शन का। एफर्मेटिव एक्शन में आप जो डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं ना उनको स्पेशल ढंग से ट्रीट करते हो, क्योंकि पास्ट में उनकी जो सिचुएशन है खराब रही है। अगर उनको बाकी लोगों के समान ट्रीट किया जाएगा ना तो फिर ये इक्वालिटी नहीं होगी। समझ गए फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो ये बोलना कि जिसके कम मार्क्स आए उसको एडमिशन मिल गया या फिर उसको प्री पार हो गया या फिर मेंस पार हो गया, और जनरल कैटेगरी का वो स्टूडेंट जिसका ज्यादा मार्क्स थे रिजर्व कैटेगरी के पर्सन से लेकिन फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ, तो मेरिट जो है वो अंडरमाइन हो गई। तो राइटर इसके जवाब में अपना तर्क देते हैं, वो बोलते हैं देखो ये जो सिचुएशन है ना एग्जाम वाली, ये तो कैंडिडेट की जो रिजर्व कैटेगरी का पर्सन है उसकी उस समय की सिचुएशन होती है, लेकिन बाद में वो पर्सन कैसे परफॉर्म करेगा सिविल सर्वेंट बन के, उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम में उसके कम मार्क्स थे, इस वजह से वो आगे जाके भी खराब परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। ये राइटर का व्यू है। देखो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिबेट है, लेकिन हम आज इस आर्टिकल में वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो राइटर ने दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर देखो रिजर्व कैटेगरी के लोग सर्विस में आते हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूसिव होती है। तो कुल मिला के वो रिजर्वेशन के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो कहीं पर आपको रिजर्वेशन के पक्ष में लिखना हो तो आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। और विपक्ष में क्या पॉइंट्स हैं वो देखो, हमने पहले भी काफी सारे रिजर्वेशन के आर्टिकल डिस्कस किए हैं और आगे भी ऐसा कोई आर्टिकल आएगा तो रिजर्वेशन नए पॉइंट्स जो होंगे रिजर्वेशन के खिलाफ उनको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक कौटिल्य का कोट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। करप्शन से संबंधित आपको अगर कुछ लिखना हो, कौटिल्य ने कहा था अगर देखो जीभ पर शहद या फिर जहर हो, मतलब आपकी जीभ पर, आपकी नहीं किसी पर्सन की जीभ पर शहद या फिर जहर रख दिया, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है कि वो पर्सन शहद को या फिर जहर को टेस्ट नहीं करेगा। जीभ के ऊपर ही रख दिया तो फिर वो जाहिर तौर पर जहर हो या फिर शहद हो उसे टेस्ट करेगा ही। उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं सरकार के लिए, उनके हाथों में रेवेन्यू होता है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा इम्पॉसिबल है कि वो उस रेवेन्यू को टेस्ट ना करें। तो ये कौटिल्य ने कहा था। मतलब जैसे देखो मछली है वो पानी के अंदर है, कब वो पानी पी ले
कब ना पिए पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उनके हाथों में रेवेन्यू होता है, कब वो रेवेन्यू की चोरी कर लें पता भी नहीं लगता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैरिटल रेप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज का आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैरिटल रेप से संबंधित जो एक पुराना आर्टिकल है वो हम रिवाइज करते हैं, ताकि जो बेसिक्स हैं आपके मैरिटल रेप से संबंधित वो क्लियर हो जाएं। क्या मतलब है मैरिटल रेप का? देखो, सिंपल मतलब ये है, शादी के बाद जब कोई पर्सन अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसकी कंसेंट के, तो ये है मैरिटल रेप। वैसे तो देखो, मैरिटल रेप हस्बैंड के द्वारा भी किया जा सकता है और वाइफ के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी एस्पेक्ट पे है कि जब हस्बैंड के द्वारा बिना वाइफ की कंसेंट के वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश किया जाता है। देखो, ये उस मानसिकता का एविडेंस है जिसके तहत मैन जो है वो ये मानते हैं महिला हमारी प्रॉपर्टी है। इस मानसिकता के तहत बहुत से रेप हमारे देश में होते हैं और शादी के बाद भी पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ उनकी अनुमति के बिना जो ये सेक्स किया जाता है, ये उसी मानसिकता का परिचय है कि वुमन जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, यानी वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। आज 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उन 36 देशों में से एक है जहां पे अभी भी मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज नहीं है, यानी कोई सजा नहीं है मैरिटल रेप की। बात करें कंटेक्स्ट क्या है, अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पास एक मामला पहुंचा था। उस मामले के तहत वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ काफ़ी सेक्शंस के तहत, आईपीसी की काफ़ी सारे सेक्शंस के तहत केस दर्ज करवाया था। सेक्शन 376 जो रेप से रिलेटेड है, सेक्शन 377 ये अननेचुरल सेक्स से संबंधित है, मतलब नेचर के अगेंस्ट सेक्स। सेक्शन 498A ये रिलेटेड है क्रूल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिश्तेदारों के द्वारा वाइफ के ऊपर क्रूल्टी करना। क्रूल्टी मतलब क्रूरता, मतलब वाइफ के ऊपर फिजिकली या फिर मेंटली नुकसान पहुंचाना, हार्म करना। तो देखो, ये मामला पहुंचा था हाईकोर्ट के पास। ट्रायल कोर्ट ने तो वाइफ के इन सभी चार्जेस को अपहेल्ड किया था, मतलब, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेक्शन 498A और सेक्शन 377 इनको तो अपहेल्ड किया, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह बोला कि भैया सेक्शन 376 के तहत कोई केस नहीं बनता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह भी कहा, शादी के बाद अगर देखो वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो हस्बैंड और वाइफ आपस में सेक्स करते हैं और वाइफ की अगर कंसेंट नहीं भी है तो ये रेप नहीं कहलाएगा। मतलब देखो, आज के समय में कानून ये कहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है शादी के बाद, और अगर वाइफ की एज 18 साल से ज़्यादा है तो सभी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं वो कंसेंसुअल हैं, यानी सहमति के साथ हैं। कोई भी मैरिटल रेप का केस जो है वो दर्ज नहीं हो सकता अभी के कानून के अनुसार। राइटर कहती हैं, देखो ये कानून में डिस्क्रिपेंसी है, यानी कमी है। इसके बाद हम उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। सबसे पहला आर्गुमेंट, देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हमारे देश के कानून में, तो इसका मतलब शादी के बाद हस्बैंड को एक प्रकार से लाइसेंस मिल गया है बिना वाइफ के कंसेंट के उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश करने का। मतलब हस्बैंड फोर्स की सहायता से भी, यानी जबरन वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हैं, कोई क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविजन नहीं है इस सिलसिले में। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। आप ये समझिए, देखो एक इरा, विक्टोरिया इरा, जब ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, ये उस समय की बात है 1837 से लेकर 1901 के बीच की। उसी समय ये इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस आए 1860 में, और उस समय इंडिया ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कॉलोनी था ब्रिटेन की। तो उस समय ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर ये था कि महिला के अलग से कोई इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं है। मतलब शादी के बाद वाइफ जो है उनके राइट्स सबज्यूम हो जाएंगे हस्बैंड के राइट्स में। मतलब वाइफ जो है वो हस्बैंड का कामकाज देखेंगी। सीधे लफ्जों में बात करें
तो वाइफ की जो आइडेंटिटी है वो हस्बैंड की आइडेंटिटी में सबज्यूम हो जाएगी, मिल जाएगी। ये डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। और ये डॉक्ट्रिन तभी आया था जब आईपीसी आए थे हमारे देश में, उसमें ब्रिटेन राज कर रहा था इंडिया पर 1860 में। तो तब के प्रोविजंस अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तब तो देखो महिला और पुरुष को इक्वल नहीं माना जाता था, बट आज हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। आज महिलाओं के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार है। आज महिला की जो आइडेंटिटी है पुरुषों की आइडेंटिटी से अलग है। तो मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद आर्गुमेंट दिया जाता है आर्टिकल 14 से संबंधित। देखो, इंडियन वुमेन को इंडियन मैन के बराबर ट्रीट करना चाहिए और शादी के बाद महिलाओं के भी इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ शादी हो गई तो वाइफ के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो खत्म हो गए, ये तो गलत है ना। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत कहा है कि बॉडी की जो इंटीग्रिटी है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और आपको पता है आर्टिकल 21 तो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब वुमन को पूरा पूरा अधिकार है अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशंस को रिफ्यूज करने का, क्योंकि बॉडी की इंटीग्रिटी और प्राइवेसी ये देखो संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है, देखो रेप तो रेप है, चाहे वो किसी अजनबी के द्वारा किया जाए या फिर हस्बैंड के द्वारा किया जाए। मतलब जो परपिट्रेटर हैं वो कोई भी हो, रेप तो रेप है। इसके बाद रेप नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देखो, अगर मैरिटल रेप का सामना किसी वाइफ के द्वारा किया जाता है और वो वाइफ कोर्ट में जाके कहती है कि मेरा मैरिटल रेप हुआ है, तो ये ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स लेने का, यानी तलाक लेने का। इस वजह से वो वाइफ्स जो मैरिटल रेप का सामना करती हैं वो हेल्पलेस फील करती हैं, क्योंकि ये ग्राउंड है ही नहीं तलाक लेने का। अगर देखो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो फिर वाइफ्स को बचाया जा सकता है एब्यूजिव हस्बैंड से। और जब देखो 100 से अधिक देशों ने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया है तो भारत को भी कर देना चाहिए। इवन निर्भया केस के बाद जो JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने भी यही कहा था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। ये हमने वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए जो दिए जाते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए। अब हम उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कहते हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला देखो, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो इसमें इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज आएंगे। अब देखो, बंद कमरे में हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या हो रहा है ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ जानते हैं। तो फिर कल को अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर मैरिटल रेप का केस मतलब चार्ज लगा भी दिया जाता है तो ये प्रूफ कैसे होगा? क्या कानून टोटली वाइफ की स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा? वाइफ तो देखो बहुत बार झूठ भी बोलती हैं। आपको पता है दहेज संबंधित, रेप संबंधित कितने सारे केसेस सामने आते हैं, झूठे केसेस सामने आते हैं। तो बहुत से हस्बैंड्स का हरासमेंट होगा अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज इस प्रकार से कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी मिसयूज ऑफ लॉ से संबंधित है। ये देखो एक टूल बन जाएगा हस्बैंड्स को हरास करने का। और देखो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना हमारे देश में, काफी पवित्र इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैरिज को हमारे देश में जिस लिहाज से देखा जाता है उस लिहाज से वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं देखा जाता। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो मैरिज का जो ये इंस्टीट्यूशन है ना पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। फैमिलीज में एनार्की आ जाएगी। ये देखो देश हित में भी नहीं है, क्योंकि फैमिली देखो एक प्लेटफॉर्म है फैमिली वैल्यूज को अपहोल्ड करने का, और देश को सस्टेन करने में भी ये फैमिली वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट ये दिया जाता है, इवन लॉ कमीशन ने भी मना किया है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। और वैसे देखो ये जो इशू है क्रिमिनल लॉ है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्रिमिनल लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, जबकि देखो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में कल्चर जो है वो अलग अलग है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर एक स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हैं। लिटरेसी की प्रॉब्लम है, महिलाओं की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिक्कत है, सोसाइटी में माइंडसेट की दिक्कत है, गरीबी, वास्ट डाइवर्सिटी। मतलब इन सब फैक्टर्स को
कंसीडर करना जरूरी है इससे पहले कि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करें। सबसे लास्ट में अवेयरनेस भी देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से काम नहीं चलेगा, मोरल और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। तो ये हमने उन आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट दिए जाते हैं। अब कंक्लूजन आप दीजिए, मतलब यूपीएससी में आपको मैरिटल रेप के बारे में लिखना है तो आप क्या कंक्लूजन दोगे? इस प्रकार का कंक्लूजन दिया जा सकता है कुछ कि हाँ, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या समाज इसके लिए तैयार है? इससे पहले कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो, और उससे भी ज़्यादा सोसाइटी में अपने आप से इक्वालिटी आना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने मैरिटल रेप से संबंधित जो इशू है वो रिवाइज कर लिया। अब जो 3-4 नए पॉइंट्स हैं आज के आर्टिकल में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आईपीसी सेक्शन 375 जो है वो रेप से संबंधित है। इसमें देखो एक एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375। यहां पर देखिए नीचे, ये सेक्शन कहती है अगर एक मैन अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करता है और वाइफ की एज अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर ये रेप नहीं होगा। ये एक्सेप्शन जो है वो एज्यूम करती है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच जो भी सेक्सुअल रिलेशंस होंगे वो कंसेंट के साथ ही होंगे। समझ गए आप? आईपीसी सेक्शन 375 में एक्सेप्शन दी हुई है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच, अगर वाइफ की एज 18 साल से ऊपर है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच जो भी सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं वो कंसेंट के साथ होते हैं। ये एज्यूम कर लिया गया है इस एक्सेप्शन में। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाए। मतलब मैरिज के बाद अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं तो कंसेंट होना जरूरी है वाइफ की। ऑलमोस्ट 5 साल पहले जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था ना, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपोज किया था कि इस एक्सेप्शन को ना हटाया जाए। 2017 से पहले 2016 में भी सरकार ने मैरिटल रेप के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि ये जो कंसेप्ट है ना मैरिटल रेप का, ये इंडियन कंटेक्स्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में अभी इलिटरेसी, एजुकेशन का अभाव, पुवर्टी बहुत ज़्यादा है और सोशल कस्टम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वैल्यूज़ जो हैं हमारी वो वेस्टर्न कंट्रीज से अलग हैं, काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स भी हैं, और सोसाइटी का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि वो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना इसे काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मैरिटल रेप का कंसेप्ट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में इंप्लीमेंट किया जाता है तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे देखो, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजन दिया जाता है कि मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड पर आरोप लगाया मैरिटल रेप का और कहा कि कंसेंट नहीं थे, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि कंसेंट थी। अब डिसाइड कैसे होगा? मतलब दोनों अपनी अपनी बात बोल रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि महिला की बात मानी जाए, महिला जो है वो सच बोल रही है, अगर कंसेंट नहीं थी तो महिला की बात मानी जाए। बट आपको भी पता है कितने झूठे केसेस भी सामने आते हैं रेप के। तो इस प्रोविजन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी होगा। अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो वाइफ के द्वारा मैरिटल रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। तो ये सब सोच समझ के सरकार फैसला ले कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो मैरिटल रेप का कंसेप्ट है वो कितना फिट बैठेगा। वैसे राइटर ये बोलते हैं कि सरकार का ये तर्क कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में इंटरफेरेंस हो जाएगा मैरिटल रेप के कंसेप्ट की वजह से, देखो राइटर कहते हैं वो तो पहले से ही है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया था 2006 के आसपास, तो वो जो एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस की समस्या को एड्रेस करता है। तो ऑलरेडी फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या चीज़ें हैं उनको कानून के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। तो मैरिटल रेप जो है वो कोई नई चीज़ नहीं होगी। मतलब ये विपरीत तर्क है। तो दोनों साइड्स के तर्क हमने जान लिए। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल से डिस्कस किया मैरिटल रेप के बारे में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का इनलैंड वाटरवेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो, हमारे देश में कुछ ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है, हम ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी को यानी आज के दिन एक शिपिंग वेसल एफसीआई से फूड ग्रेन लेके पहुंचेगा। पटना से वो शिपिंग वेसल अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा और पहुंचेगा असम के पांडु में। यहां पर देखो, आप ये वाला मैप देखिए। पटना आपको पता है बिहार की राजधानी है, तो पटना से लेके ये जो पांडु जगह है ना,
असम में, यहां पर शिपिंग वेसल फूड ग्रेन्स लेकर पहुंचेगा। तो ये जो शिपिंग वेसल है ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को पार करेगा। इसके साथ साथ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जो है उसको भी यूज करेगा। इस शिपिंग वेसल का नाम है एमवी लाल बहादुर शास्त्री, यहां पर देखो। और बात करें इस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की, ये देखो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, जिसके तहत इंडिया से शिपिंग वेसल्स जा सकते हैं बांग्लादेश को क्रॉस करके, वो रूट है ये इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ये प्रोटोकॉल रूट नंबर 1 है और ये 2 है। तो इस इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का भी सहारा लेगा एमवी लाल बहादुर शिपिंग वेसल। अब इसके बाद ना इनलैंड वाटरवेज के काफी सारे एडवांटेजेस बताए जाते हैं। देखो इस शिपिंग वेसल की जर्नी जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने दिन लगेंगे, कौन कौन सी सिटीज से होके गुजरेगा, ये बस प्री में कहीं फोटो मटेरियल के तौर पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यूज हो जाए तो अलग बात है। यूपीएससी मैप पूछ ले कि गंगा नदी के किनारे कौन सी सिटी पड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सी सिटी पड़ती है, तो वो अलग बात है। लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो किस प्रकार से इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर रिवर्स के थ्रू, रिवर्स पर या फिर दूसरे जो इनलैंड वाटर बॉडीज हैं उन पर शिप्स अगर चलते हैं, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो ये किफायती पड़ता है, सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज, अगर इनलैंड वाटरवेज के सहारे से कार्गो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। मतलब हमारे देश के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से वहां पे दूसरी फैक्ट्रीज या फिर दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू तो वहां पर भी डेवलपमेंट के फ्रूट्स आएंगे, वहां पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है। तीसरा बड़ा एडवांटेज है एमिशंस का कम होना। अगर देखो रोड के थ्रू सामान भेजा जाता है ना तो एमिशंस ज़्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा। लेकिन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सामान भेजा जाता है तो रिलेटिवली एमिशंस कम होगा। नेक्स्ट, टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी जनरेट होंगी। बट देखो ऐसा नहीं कि इनलैंड वाटरवेज के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं है। मतलब चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है, हमारे देश की बहुत सारी रिवर्स ऐसे हैं जिनमें 12 महीनों ठीक ठाक पानी का लेवल नहीं रहता। अब आप बताइए, पानी का लेवल ही नहीं होगा तो कैसे शिप्स चलेंगे उस रिवर में। कई रिवर्स ऐसी हैं जिनमें सिल्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी नीचे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जमा हुई है। और दूसरा देखो, स्पीड जो है शिप्स के चलने की काफ़ी स्लो होती है। तो एज कंपेरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट, यहाँ से जल्दी सामान भेजा जा सकता है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज से सामान जब भेजा जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज टेक्नोलॉजी का भी है। हमारे देश में ऐसे शिप्स अवेलेबल नहीं है छोटे छोटे। सरकार अगर कुछ करेगी तो वो अलग बात है। फिलहाल टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे लेवल की नहीं है कि इनलैंड वाटरवेज पे शिप्स को दौड़ाया जा सके या फिर चलाया जा सके। लिमिटेड शिप्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा अगर इनलैंड वाटरवेज पर फोकस किया जाता है ज़्यादा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी हमने बात की। अब लास्ट में बारी ये भी आती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए। सरकार ने देखो अपनी तरफ से जल मार्ग विकास जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर देखो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में लोकल कम्युनिटी को भी शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी सहायता से रिवर के आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट में 4600 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा रहा है ताकि गंगा जो नेशनल वाटरवे 1 है, इस वाटरवे की जो कैपेसिटी है उसे इन्हेंस किया जा सके और यहाँ पर सस्टेनेबल मूवमेंट हो सके उन वेसल्स की जो 2000 टन तक का सामान ले जा रही हैं सरकार को। लेकिन देखो इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे सरकार को काम करना होगा। ये जो इनलैंड वाटरवेज है ना, ये रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के साथ में आपस में कनेक्टेड हों। ऐसा नहीं कि ये सारे सब आइसोलेशन में हैं, जहाँ पे इनलैंड वाटरवेज है वहाँ पे रेल या फिर रोड नहीं है, फिर तो कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से आएगी नहीं।
अगर कनेक्टिविटी इस प्रकार से है ना कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट आपस में कनेक्टेड हैं अच्छे से, तो सीमलेस जो कार्गो है वो जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और नॉर्थ ईस्ट में जहां पे काफी ज्यादा दिक्कत है वहां पर भी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो सकेगी। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सी रिवर्स, बहुत सी लेक्स आपको पता है, उनको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, तो सरकार उनको प्रिजर्व करे ताकि तभी तो उनका इस्तेमाल हो सकेगा ना इनलैंड वाटरवेज के लिए। अगर वो प्रिजर्व स्टेट में ही नहीं होंगी, उनकी हालत खस्ता है, तो कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनलैंड वाटरवेज से संबंधित। अब अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है वो देखो सेकुलरिज्म से संबंधित है। सेकुलरिज्म से संबंधित जो आर्टिकल है उसे तो आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भार्गव के द्वारा। देखो सेकुलरिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है किसी के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं हो सकता कि वो पर्टिकुलर रिलीजन से संबंध रखता है, मतलब धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बेसिक मूलभूत बात है सेकुलरिज्म की। वैसे तो देखो सेकुलरिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेस्टेड आइडियोलॉजी है। वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो ठीक है। इसके अलावा टर्की का एक सेकुलरिज्म का मॉडल है, कम्युनिस्ट कंट्रीज एक अलग से मॉडल फॉलो करते हैं, इंडिया का अलग से एक सेकुलरिज्म का मॉडल है, और इंडिया में भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं कि आपका जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो सूडो सेकुलरिज्म है। तो इस आर्टिकल में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, सेकुलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स को भी जानेंगे और अंत में जानेंगे कि गांधी का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का वो हमारे देश के हिसाब से उपयुक्त क्यों है। लेकिन पहले हम सेकुलरिज्म से संबंधित कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। सेकुलरिज्म वर्ड दिया किसने? देखो एक ब्रिटिश राइटर थे होलियोक, उनके द्वारा सेकुलरिज्म वर्ड दिया गया था। उन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में 4 बातें बोली थी। पहली बात, स्टेट जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। स्टेट ना तो किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करे कि वो पर्टिकुलर धर्म से संबंध रखता है या फिर पर्टिकुलर धर्म के लोगों को प्रायोरिटी दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिलीजन के मामले में स्टेट न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात, स्टेट को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। जैसे हमारे देश के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर का जिक्र है। तीसरी बात होलियोक ने ये बोली थी कि स्टेट को रैशनैलिटी प्रमोट करनी चाहिए। जैसे देखो हमारे देश में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि महाभारत के समय वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी, ये इरेशनल चीज़ें हैं, लॉजिक के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर नहीं हैं। तो स्टेट को सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी प्रमोट करनी चाहिए, उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो लॉजिक के आधार पर हो, जो फैक्ट्स के आधार पर हों। चौथा पॉइंट होलियोक ने ये बोला था, स्टेट सेकुलर मोरालिटी को प्रमोट करें। मोरालिटी का कंसेप्ट देखो एथिक्स में आता है। मोरालिटी का मतलब होता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स, जिसके बेस पर कोई पर्सन डिसाइड करता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो सेकुलर मोरालिटी की बात बोली थी होलियोक ने। तो ये 4 बातें होलियोक जो कि ब्रिटिश राइटर थे उनके द्वारा बोली गई थी सेकुलरिज्म से संबंधित, और उन्होंने ही ये वर्ड दिया था सेकुलरिज्म। आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हम पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा सेकुलर हुए हैं या फिर कम सेकुलर हुए हैं? देखो हम पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुए हैं। आपको याद होगा पहले तो गीता या फिर दूसरे धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाता था, उनकी शिक्षा दी जाती थी। आज तो मॉडर्न स्कूल्स हैं, साइंटिफिक टेम्पर आधारित शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म आधारित जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। आज भी काफ़ी सारे मदरसा चलते हैं। पहले मनुस्मृति या फिर दूसरे धर्मों की जो कोड ऑफ कंडक्ट थी जैसे शरीयत, ये सब लागू होती थी। लेकिन आज मॉडर्न स्टेट है, हमारे देश में संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब मॉडर्न कानून लागू होते हैं। मनुस्मृति, शरीयत, उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। पहले तो राजा ये भी बोल दिया करते थे, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए आप पर रूल कर रहा हूँ। राजा इसलिए करते थे ये सब चीज़ें क्योंकि लेजिटिमेसी हासिल कर सकें, जनता उनके रूल का विरोध ना करें। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं रेलेवेंट हैं। अब तो हमारे देश के संविधान का प्रीएम्बल है जिसमें हमने लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है हम भारत का निर्माण करेंगे, ये हमारा संविधान होगा और इस भारत का हम निर्माण करेंगे।
धर्म के आधार पर इंडिया की लेजिटिमेसी नहीं है। हमारा अपना संविधान है, हम सब ने मिल के संविधान बनाया है, वो बात अलग है। डायरेक्टली हमने संविधान नहीं बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने संविधान बनाया। तो पॉइंट ये है, हम पहले के अपेक्षाकृत ज्यादा सेकुलर हुए हैं। देखो इन स्लाइड्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आज के आर्टिकल में पॉइंट्स तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सेकुलरिज्म को थोड़ा डीप से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए स्लाइड में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आप नोट डाउन कर सकते हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी देश में अगर देखो दो चीज़ें होती हैं तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। अगर रिलीजियस लीडर्स का किसी देश की गवर्नेंस में इंटरफेरेंस होता है तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। आप मुझे एक बात बताइए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, वो रिलीजियस लीडर हैं, उनका इंटरफेरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा ईरान की गवर्नेंस में। बहुत सारे इश्यूज पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता उनकी अनुमति के बिना। तो क्या ईरान सेकुलर कंट्री है? बिल्कुल नहीं, ईरान एक सेकुलर कंट्री नहीं है। तो अगर किसी देश की गवर्नेंस में उस देश के रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस होता है तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। दूसरा, अगर किसी देश ने पर्टिकुलर धर्म को अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया है तो उस देश को आप सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये सेकुलर कंट्रीज हैं? नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस्लाम को अपना रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये सेकुलर कंट्रीज नहीं हैं। मतलब वो देश जहां पे रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस होता हो या फिर उस देश ने किसी पर्टिकुलर धर्म को अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया हो, उन देशों को आप सेकुलर कंट्रीज नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले है देखो वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल। देखो वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन है धर्म और पॉलिटिक्स के बीच में। धर्म पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और पॉलिटिक्स यानी स्टेट धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे देखो हमारे देश में सबरीमाला का इशू हुआ, हाजी अली दरगाह का इशू हुआ, ट्रिपल तलाक का मामला था, सब पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई और सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ स्टेट। लेकिन ये सब चीजें यूएसए में होती तो शायद यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इन मसलों पर अपनी जजमेंट नहीं देता, वो ये कह के छोड़ देता कि भैया ये धर्म के इंटरनल इश्यूज हैं और हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म है, स्टेट धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वहां पर कंप्लीट सेपरेशन है। वैसे देखो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस का थोड़ा सा अपना अलग सा मॉडल है, यूके का अलग सा मॉडल है। फ्रांस के मॉडल की खास बात ये है, वो तो ये बोलते हैं कि आप रिलीजियस आइडेंटिटी को प्राइवेट स्फीयर में रखो, पब्लिक स्फीयर में लेकर ही ना आओ। जैसे फ्रांस में पगड़ी यानी टर्बन, बुर्का, ये सब पहनने की आज़ादी नहीं है पब्लिक स्पेस में। वो बोलते हैं रिलीजन को आप घर पर छोड़कर आओ। और यूके के सेकुलरिज्म के मॉडल को तो कुछ एक्सपर्ट्स सूडो सेकुलरिज्म का मॉडल बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि चर्च को पैसा दिया जाता है, चर्च को फंड्स अवेलेबल करवाए जाते हैं यूके की सरकार के द्वारा, जबकि दूसरे धर्मों के जो संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, उनको पैसा नहीं उपलब्ध कराया जाता है। तो यूके का जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो सूडो सेकुलरिज्म मॉडल है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है। तो ये हमने बात की वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म के मॉडल के बारे में। अब देखो टर्की के सेकुलरिज्म के मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। कमल पाशा जिन्होंने रूल किया था टर्की में ओटोमन एम्पायर के डिसएम्पावर होने के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की हार गया था क्योंकि टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी ये सब युद्ध हार गए थे। जीत किसकी हुई थी? यूके, फ्रांस, इन देशों की जीत हुई थी। तो ओटोमन एम्पायर को टुकड़ों में बांट दिया गया था। टर्की में रूल आया था कमल पाशा का। उन्होंने देखो क्या किया, धर्म को एक्टिवली सप्रेस करने की कोशिश की। मतलब उनका जो सेकुलरिज्म का मॉडल था वो अलग तरह का था। उन्होंने बल्कि ये इंश्योर किया कि स्टेट जो है वो एक्टिव भूमिका निभाएगा ताकि रिलीजन को सप्रेस किया जा सके। जैसे पहले वहां पे इस्लामिक कैलेंडर को माना जाता था, लेकिन कमल पाशा के कार्यकाल में ग्रिगोरियन कैलेंडर को माना जाने लगा। पहले शुक्रवार की छुट्टी होती थी, लेकिन उन्होंने संडे की छुट्टी करवा दी। मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, उससे भी वो एक कदम आगे बढ़ गए। वो बोलते हैं स्टेट इंटरफेयर करेगा